हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज से हम जो पिछले क्लास में हम डिमांड का टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम एनईपी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है हम उसको पढ़ रहे थे और इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पिछले क्लास में डिमांड क्या होता है, डिमांड से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें थे उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके पहले हम सिलेबस डिस्कशन किए थे, सिलेबस में क्या क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उड़ीसा में इम्प्लीमेंट हो गया है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एनईपी उड़ीसा में इसी साल से एप्लीकेबल होगा और एनईपी हर तरफ एप्लीकेबल करना मैंडेटरी भी कर दिया है। तो हर एक कॉलेज एनईपी को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एनईपी के अकॉर्डिंग तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी सेमेस्टर 1 में एनईपी इम्प्लीमेंट हुआ है। हम एनईपी का सारा जो प्लेलिस्ट है, जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है वो हम शुरू कर दिए हैं। यूट्यूब चैनल में जाकर देखो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हर एक सब्जेक्ट का एनईपी जो लेटेस्ट सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका प्लेलिस्ट शुरू हो गया है। ऑल 5 सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर 1। इसी तरीके से हम सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 सब कुछ कवर करवाएंगे धीरे धीरे आगे जाते हुए। ठीक है, आ जाओ। फिलहाल हम चैप्टर 1 में थे, यूनिट नंबर 1 डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स का। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लेना। बहुत सारा एडिशनल चीज़ें मोबाइल ऐप में मिलेगा और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसमें मैसेज कर देना, जहां पर मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज का ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा चीज तुम्हें ग्रुप से मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, मतलब क्या ऐसा है फैक्टर्स जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। मतलब क्या बदलेगा तो डिमांड बढ़ेगा, क्या कम होगा तो डिमांड कम होगा। मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण डिमांड या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट्स और एक मार्केट डिमांड का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फिलहाल मैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। पिछले क्लास में हम डिमांड क्या होता है पढ़े थे, साथ में एक टॉपिक पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब जितने भी टॉपिक्स हम आगे पढ़ते जाएंगे इंडिविजुअल और मार्केट दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ते जाएंगे। फिलहाल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंसान का डिमांड। ऐसा कौन सा वो फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो फिलहाल के लिए हम इंडिविजुअल डिमांड में 5 फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके कारण डिमांड या तो इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आया? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पहला टॉपिक इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के अंदर 5 पॉइंट्स आएगा। क्या क्या पॉइंट है? प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। पॉइंट नंबर 1 इज प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, मतलब प्राइस। प्राइस के ऊपर डिमांड सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना मैं मार्किंग कर रहा हूं और ये आगे जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्यों बोला और क्यों लिखा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि हम 5 फैक्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है प्राइस, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। ठीक है, अब प्राइस से क्या लेना देना डिमांड को, तुम खुद सोच कर देखो। मार्केट में डेयरी मिल्क चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है। अब कंपनी अगर उसका प्राइस को इंक्रीज कर दे, 15 रुपए कर दे तो तुम ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? ऑब्वियसली कम खरीदोगे। और अगर प्राइस कम कर दे, डिस्काउंट लगा दे, 10 रुपए के डेयरी मिल्क में 5 रुपए का डिस्काउंट दे दे, प्राइस 5 रुपए कर दे, तो तुम ज्यादा खरीदोगे। तो प्राइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस कॉमोडिटी का डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस रिड्यूस होता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? डिमांड उसका इंक्रीज होता है। बात समझ में आया? तो इनवर्स रिलेशन अब हम यहां पर समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स रिलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट रिलेशन? ठीक है, इनवर्स का मतलब ऑपोजिट जाना। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स। जब कोई एक चीज कम होता है और उसके वजह से कोई दूसरा चीज इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनवर्स। और डायरेक्ट किसको बोलेंगे? जब एक चीज बढ़ रहा है उसके कारण कोई दूसरा चीज भी बढ़ रहा है, इसको डायरेक्ट बोलेंगे।
कोई एक चीज कम हो रहा है उसके कारण दूसरा चीज भी कम हो रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट होने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन पर जा रहे हैं, या तो दोनों ऊपर जा रहे हैं या तो दोनों नीचे जा रहे हैं। और इनवर्स होने का मतलब एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ गई? यस। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होता है? प्राइस के साथ हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ गया? यस सर। चलो अब पढ़ते, पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, समझते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी। जनरली देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स का मतलब हम समझ लिए, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। For example, if price of given commodity say T increases, its quantity demand decreases, and its quantity demand will fall as satisfaction derived from T will fall due to rise in its price. क्योंकि अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में कम हो जाएगा। जैसे मैं डेयरी मिल्क का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड मार्केट में कम हो जाता है। क्लियर है पॉइंट नंबर 1? चलते हैं सेकंड फैक्टर। याद रखना पहला फैक्टर प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है? आ जाओ सेकंड इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। हम प्राइस के बारे में ही पढ़ेंगे लेकिन अब की बार कौन आएगा? रिलेटेड गुड्स आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है? देखो ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है सर? रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है जो दो गुड्स आपस में किसी तरीके से रिलेटेड हो। अब ये किस तरीके से रिलेटेड होंगे? जैसे एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या लेना देना टी एंड कॉफी का? आओ एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक ठेला वाला है, क्या है? डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला, ठीक है? डॉली चाय वाला। अब ये डॉली चाय वाला जो है ये टी भी बनाता है और कॉफी भी बनाता है। टी का प्राइस 10 रुपए है, कॉफी का भी प्राइस 10 रुपए। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? टी का प्राइस 10, कॉफी का प्राइस 10, दोनों चीज बनाता है और आसपास में कोई भी ठेला नहीं है, ठीक है? चाय का टपरी नहीं है, सिर्फ एक ही है जो कि डॉली है और वो दोनों चीज बनाता है, टी भी बनाता है कॉफी भी बनाता है, दोनों का प्राइस 10 रुपए है। अब क्या होता था, इस एरिया के सभी लोग इसी के पास चाय पीने जाते थे। इसको लगा चाय दिन में 500 यूनिट बिकता था और कॉफी सिर्फ 100 यूनिट बिकता था। इसको लगा, ऐसा गलत फहमी हो गया कि इसका चाय बहुत बढ़िया है, इस वजह से लोग ज्यादा चाय पी रहे हैं, 500 कप चाय पी रहे हैं क्योंकि वो चाय बहुत अच्छा बनाता है, इस वजह से। लेकिन इसको तो इसका जब माइंड ऐसा काम किया तो ये क्या किया, कॉफी तो ज्यादा बिक नहीं रहा था तो वो कॉफी का प्राइस इंक्रीज नहीं किया, वो सिर्फ टी का प्राइस को इंक्रीज करके 15 रुपए कर दिया। अब तुम्हें क्या लगता है ये जो पब्लिक है ये क्या करेगी? क्या अभी भी 500 कप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे? कॉफी का कितना डिमांड होगा? तो क्या हुआ रियलिटी में, यहां से बहुत सारे लोग कहां शिफ्ट हो गए? इधर शिफ्ट हो गए। अब चाय का डिमांड 300 हो गया और कॉफी का डिमांड 300 हो गया। मतलब 200 लोग ऐसे थे जो ये चाय पीना छोड़कर कॉफी में शिफ्ट हो गए। क्यों? बिकॉज कॉफी का प्राइस 10 था, चाय का प्राइस 15 था। क्या कॉफी में कोई इंपैक्ट आया था? क्या कॉफी का प्राइस बदला था? ना कॉफी का प्राइस कम हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कॉफी का डिमांड बढ़ गया बिकॉज टी के प्राइस में चेंजेस आया था। तो टी और कॉफी किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। बिकॉज टी एंड कॉफी रिलेटेड है, इस वजह से जब टी का प्राइस चेंज हुआ तो टी का तो डिमांड कम होना ही था, ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। टी का जब प्राइस इंक्रीज होगा टी का डिमांड तो कम होना ही था, लेकिन कॉफी का डिमांड क्यों बढ़ गया भाई?
बिकॉज टी एंड कॉफी आर रिलेटेड कॉमोडिटी, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर टी में कोई इंपैक्ट आएगा, कोई भी चीज आएगा चेंज, तो उसका इंपैक्ट कॉफी पर दिखाई देगा। अगर कॉफी में कोई चेंजेस आएगा तो उसका इंपैक्ट टी के अंदर में दिखाई देगा। और इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है आइदर और, या तो मुझे टी दे दो या तो कॉफी दे दो, दोनों चलेगा। टी दे दो या कॉफी दे दो, कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर टी पी लिया तो कॉफी का रिक्वायरमेंट नहीं, कॉफी पी लिया तो टी का रिक्वायरमेंट नहीं। तो एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को खत्म कर देता है। अगर मैं टी का कंजम्पशन कर लिया तो कॉफी का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, अगर कॉफी का कंजम्पशन कर लिया तो टी का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। बात समझ में आया? तो पहला प्रकार का जो रिलेटेड गुड्स है वो है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। आओ पढ़ते हैं रिलेटेड गुड्स को और सब्स्टिट्यूट गुड्स को। फिर इसका एक और भाई है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर हम उसको भी पढ़ लेंगे आज। ठीक है, आ जाओ। डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार का रिलेटेड गुड्स होता है। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जब हम किसी और के प्लेस में किसी और चीज को यूज कर सके। और एग्जांपल सुनना है, देखो, बॉल पेन एंड इंक पेन। बॉल पेन के जगह में इंक पेन से लिख दो, इंक पेन के जगह में बॉल पेन से लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, क्लियर है बात? आए इसी के दूसरे वैरायटी जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकेंड वैरायटी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? आओ पढ़ते हैं, पीछे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाद में यहां आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जांपल लेते हैं, टी एंड शुगर। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जब दो कॉमोडिटी हमें एक साथ चाहिए, चाय के बिना शुगर के काम नहीं आएगा, तो चाय पिएंगे तो शुगर भी यूज होगा। तो जब कोई दो कॉमोडिटी एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। प्रिंटर एंड पेपर। प्रिंटर का डिमांड होगा तो पेपर का डिमांड होगा, पेपर का डिमांड होगा तो प्रिंटर का डिमांड होगा। पेन और इंक, पेन का डिमांड है तो इंक का भी डिमांड है, इंक का डिमांड है तो रबर और पेंसिल। तो इस प्रकार के जो कॉमोडिटीज हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दोनों साथ में चाहिए, टी भी चाहिए शुगर भी चाहिए, शुगर भी चाहिए टी भी चाहिए, इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब दोनों के बीच में और होगा, टी और कॉफी, दोनों में से कोई एक दे दो चलेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों चाहिए, बीच में क्या है? एंड है, और यहां बीच में क्या होता है? और होता है। बात समझ में आया? अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो डॉली चाय वाला टी एंड शुगर दोनों, मतलब टी शुगर यूज करके चाय बनाता था। अब अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? या मान लो टी का प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले भी टी का प्राइस इंक्रीज किए थे 10 रुपए से 15, अभी भी टी का ही कर लेते हैं। टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग चाय कम पिएंगे, तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा? 500 यूनिट से कम होकर 300 यूनिट हो जाएगा। तो जब टी का डिमांड कम होगा तो क्या शुगर का भी डिमांड कम होगा? यस, होगा। शुगर का क्या लेना देना भाई, शुगर तो पहले भी 50 रुपए केजी में मिलता था, आज भी 50 रुपए केजी है, फिर भी उसका डिमांड क्यों कम हो गया? बिकॉज टी के प्राइस में चेंजेस आया, और टी और शुगर एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, और इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है? अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? रिड्यूस होता है। अब याद रखना, जब भी हम रिलेटेड कॉमोडिटी पढ़ेंगे हम हमेशा क्रॉस रिलेशनशिप को चेक करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस रिलेशनशिप? हम इस तरीके का रिलेशनशिप लगाएंगे, मतलब एक का प्राइस तो दूसरे का डिमांड। हम एक का प्राइस और उसी का डिमांड कभी नहीं देखेंगे, हम एक का प्राइस देखेंगे तो दूसरे का डिमांड देखेंगे, एक का डिमांड देखेंगे तो दूसरे का प्राइस देखेंगे। उसी तरीके से हम यहां पर भी कर सकते थे क्रॉस रिलेशन। जब इसका प्राइस इंक्रीज हुआ 10 रुपए से 15 रुपए, इसका डिमांड क्या हो गया?
इंक्रीज हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और वहीं पर अगर सब्स्टिट्यूट का, कॉम्प्लीमेंट्री का बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, एग्जांपल टी एंड शुगर। बात समझ में आ गई? यस। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। पहला क्या था, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी दो प्रकार का, एक कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा सब्स्टिट्यूट। यहां तक बात क्लियर है? यस। आ जाओ तीसरे में। तीसरा इंपॉर्टेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर? अब क्या डिमांड और इनकम का कोई लेना देना है? यस, डिमांड और इनकम का बहुत कुछ लेना देना है। क्या लेना देना है? अगर इनकम इंक्रीज होगा तो तुम्हें नहीं लगता डिमांड भी इंक्रीज होगा? मैं अगर ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा। अगर मैं पहले महीने में 1,000 रुपए का चॉकलेट खरीदता था, मेरा इनकम कम था, अब मेरा इनकम 4 गुना बढ़ गया, तो तुम्हें नहीं लगता मेरा चॉकलेट का डिमांड भी बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा खर्च करूंगा चॉकलेट में? तो इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है, जब हमारा इनकम बढ़ता है तब हमारा कॉमोडिटी का डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। हम ज्यादा खरीदते हैं, हम ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा खर्च करेंगे। बात समझ में आई? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। किस प्रकार का कमोडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, आओ मैं बताता हूं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, मेरा इनकम मान लो 10,000 रुपए महीना है। मान लो 10,000 रुपए महीना में कमाता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं 10,000 रुपए कमाता था, मैं दो कॉमोडिटी खरीदता था, कॉमोडिटी ए, कॉमोडिटी बी। ये है गुड क्वालिटी और ये है पुअर क्वालिटी। ठीक है, दिस मतलब ये सस्ता है, ये कॉस्टली है, ये सस्ता है। ठीक है, मान लेते हैं मैं बिस्किट है, ये भी बिस्किट है, ये कुकीज है। बिस्किट क्या बोल, महंगा है तो कुकीज बोल देता हूं, होता बिस्किट ही है, कुकीज। और ये है हमारा पार्ले जी, या क्या 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 ऐसा कि सस्ता बिस्किट, और टाइगर बिस्किट लिख देता हूँ। ये 3 रुपए 5 रुपए पैकेट है शायद आजकल, 5 रुपए पैकेट। हम जब खाते थे 3 रुपए पैकेट होता था पहले, हम बचपन में खाते थे, तो 5 रुपए पैकेट मान लेते हैं आज है, मुझे नहीं पता अभी का प्राइस, लेकिन 5 रुपए मान लेते हैं। और इस कुकीज का प्राइस है 50 रुपए पैकेट। जब मेरा इनकम 10,000 था, तब मैं क्या करता था, अच्छे क्वालिटी का गुड्स खरीदता था। ये भी कभी कभार खरीद लेता था, कभी कभार बाई चांस खरीद लेता था। ठीक है, क्योंकि मेरा इनकम 10,000 था तो मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं कुकीज ए, तो मैं उसको खरीदता था। अब मेरा इनकम कम हो गया, मेरा जॉब चला गया, मेरा सैलरी, मेरा इनकम है सिर्फ 1,000 रुपए। तुम्हें क्या लगता है, कुकीज तो मुझे बिस्किट तो खाना है चाय के साथ, अब मैं कहां शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं कुकीज खरीदना बंद करके क्या खरीदने लग जाऊंगा, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ टाइगर बिस्किट खरीदने लग जाऊंगा। बात समझ में आया? तो जब इनकम कम होता है तो हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट का डिमांड को कम कर देते हैं। मतलब नॉर्मल गुड्स अगर है, नॉर्मली अच्छे क्वालिटी का गुड्स है, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा। लेकिन पुअर क्वालिटी का जो गुड्स है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। पहले अगर मैं 2 पैकेट खरीदता था तो अब मुझे 20 पैकेट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके जगह में मैं क्या कंज्यूम करूंगा, इसके जगह में मैं टाइगर बिस्किट कंज्यूम करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो इनकम जब कम होता है तो पुअर क्वालिटी का गुड्स का कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम अच्छे क्वालिटी का गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम पुअर क्वालिटी का गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यहां पर दो प्रकार का रिलेशनशिप निकल कर आता है, एक नॉर्मल गुड्स के साथ और दूसरा पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स के साथ। नॉर्मल गुड्स के केस में जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, जब हमारा इनकम कम होता है
डिमांड भी कम हो जाता है। ठीक है, ये है नॉर्मल गुड्स के केस में। इंफीरियर के केस में क्या होता है? इंफीरियर के केस में जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो हम अपने आप को अमीर महसूस करते हैं, और अमीर महसूस करते हैं तो हम टाइगर बिस्किट का कंजम्पशन बंद करके हम कहां शिफ्ट होते हैं? कुकीज में शिफ्ट होते हैं। तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स कम हो जाता है, क्योंकि हम कहां शिफ्ट हो जाएंगे? हम अच्छे क्वालिटी नॉर्मल गुड्स के केस में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर इनकम कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। कौन से गुड्स का? इंफीरियर गुड्स का। बात समझ में आया? तो दो प्रकार का कॉमोडिटी, एक नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में तो ठीक है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होने से डिमांड कम होगा। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में अपोजिट होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है और इनकम कम होने से डिमांड बढ़ जाता है। क्लियर है? आओ थर्ड प्रकार का रिलेशन, सॉरी फोर्थ सबसे आसान, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कॉमोडिटी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, अगर करेंटली मार्केट में उसका स्टाइल है, फैशन है, ट्रेंड में चल रहा है, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड होगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। जैसे बीच में आया था, याद है, बच्चे लोग वो फिगेट स्पिनर लेकर घूमते थे। ये जो फिगेट स्पिनर था, इसका कोई जीवन में कोई काम था? कोई काम नहीं था, ये वेस्ट था। लेकिन फिर भी लोग खरीदते थे, प्राइस इंक्रीज हो रहा था फिर भी लोग खरीद रहे थे। रीजन? क्योंकि वो ट्रेंड पर था, वो अपने आप को कूल महसूस करते थे वो फिगेट स्पिनर को हाथ में घुमाकर, जैसे उनके हिसाब से वो पृथ्वी को घुमा रहे हैं। लेकिन वो बेवकूफ थे। लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय कुछ नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग था प्रोडक्ट, उस टाइम पर मार्केट में ट्रेंड पर था, उस टाइम पर हर कोई उसे लेकर घूम रहा था, तो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद लोग उसे खरीद रहे थे। आज कौड़ियों के भाव पर मिल रहा है, मतलब वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में कोई खरीदने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, वो ट्रेंड से जा चुका है। अब चाहे कितना भी प्राइस कम कर दो, लोग उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोग जो उसे पकड़ता है उसको हाथ में, वो लोग उसको बेवकूफ घोषित कर देते हैं। तो वो अब ट्रेंड से बाहर जा चुका है, अब वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, अब वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब वो चाहे तुम प्राइस कम करो या बढ़ाओ, उसका डिमांड मार्केट में नहीं होगा। तो taste and preference of the consumer directly influence the demand for a commodity. They include change in fashion, custom, habit. If the commodity is in fashion or is in preferred by the consumer, then the demand for such commodity rises. अगर फैशन में है, हर कोई यूज कर रहा है, तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा। On the other hand, demand for commodity falls if the consumer have no taste or preference for that commodity. ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। क्या क्या 4 पॉइंट पढ़े? पहला, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। दूसरा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी के अंदर दो है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स। तीसरा हम पढ़े इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर भी दो है, एक इंफीरियर गुड्स और दूसरा नॉर्मल गुड्स। और पॉइंट नंबर 4 पढ़े हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आज के लिए हमारा आखिरी पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, मान लो आज राइस जो तुम खाते हो उसका प्राइस 50 रुपए पर केजी है, और तुम्हें पता चल जाए कहीं से कि 2 दिन बाद इस राइस का प्राइस 75 रुपीज पर केजी होने वाला है, तो तुम आज क्या करोगे? आज आने वाले 2-3 महीने का, जब तक मतलब एक्सपायरी नहीं होता है राइस, मान लो 6 महीने का एक्सपायरी, तो 6 महीने का आज से खरीद कर रख लोगे। बिकॉज तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस इंक्रीज होने वाला है। क्या आज प्राइस इंक्रीज हुआ है? नहीं, आज 50 का 50 में ही मिल रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस इंक्रीज होगा, इस वजह से तुम आज खरीद रहे हो। बात समझ में आया? एग्जाम्पल, गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। गोल्ड मान लो 75,000 है अभी प्राइस, लेकिन तुम्हें लगता है आने वाले दिनों में ये 1 लाख रुपए होने वाला है, तो तुम क्या करोगे? गोल्ड खरीद के रख लोगे। क्या आज प्राइस चेंज हुआ? नहीं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये 1 लाख हो जाएगा, तो तुम इसीलिए आज खरीद रहे हो। तो आज डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज तो ऐसा लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस इंक्रीज होने वाला है। लेकिन आज प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, आज उतने का उतना ही है, फिर भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में प्राइस इंक्रीज होगा। और उसी जगह अगर तुम्हें लगे कि 1 लाख की जगह ये कहां चला जाएगा, 50,000 में चला जाएगा, तो तुम जो गोल्ड खरीदने वाले थे वो भी नहीं खरीदोगे, प्लस घर का कुछ गोल्ड ले जाकर बेच आओगे, और तो डिमांड जो होना चाहिए वो भी नहीं होगा, डिमांड कम हो जाएगा। बात समझ में आया? देखो,
इफ द प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी एंड दैट व्हाट दे नॉर्मली बाय. If there exists a direct relationship between expectation of change in price in future and change in demand of the commodity. अगर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, अगर फ्यूचर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगा. क्लियर है बात? तो आज हम 5 पॉइंट पढ़े. इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हम इंडिविजुअल डिमांड का 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर किए. ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.